Now there is one more important unit और मोस्टली इसके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं। सुनिए मेरी तरफ देखकर, ये यूनिट बेसिकली फिजिक्स का यूनिट कहा जाता है और ये उन फिजिक्स ने डेवलप किया जो स्टीम इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है ना। स्टीम इंजन बहुत कम एफिशिएंसी देता था। आज से 150 साल पहले जब स्टीम इंजन बनाया गया, उसकी एफिशिएंसी कम थी। हम उसको जितनी एनर्जी, कोयला प्रोवाइड करते, वो उसको 10% वर्क में कन्वर्ट करता था, 90% एनर्जी को वेस्ट कर जाता था। अब फिर साइंटिस्ट ने काम किया, इक्वेशंस ड्राइव की, प्रोसेस को स्टडी किया और कोशिश की किसी तरह से स्टीम इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। आज की डेट में जो स्टीम इंजन है वो 35 से 40% की एफिशिएंसी देता है। अब केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री में हमने जो थर्मोडायनेमिक्स है वो फिजिक्स से लिया, लेकिन पढ़ने से पहले एक छोटा सा डिफरेंस आपको बताना चाहूंगा मैं। बेटा, फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स मशीन पर अप्लाई होता है। आप मशीन को देखकर अप्लाई करते हैं। केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स नेचर पर अप्लाई होता है। जब भी हम कोई स्टेटमेंट बोलेंगे, वो स्टेटमेंट नेचर के, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अप्लाई होगी। वो स्टेटमेंट शायद मशीन के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई नहीं हो। और फिजिक्स का टीचर कोई स्टेटमेंट बोलता है तो मशीन के कॉन्टेक्स्ट में बोलता है। वो नहीं बोलेगा वर्ड बीच में मशीन, लेकिन आपने याद रखना है वो स्टेटमेंट मशीन पे अप्लाई होगी और शायद नेचर पर, सराउंडिंग पर अप्लाई नहीं होगी। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप केमिस्ट्री में थोड़ा डिफरेंट पढ़ा रहे हैं या फिजिक्स के टीचर अलग बता रहे थे। उसमें परसेप्शन यही है, हमारी जो स्टेटमेंट है वो सराउंडिंग पर, नेचर पर अप्लाई होती है, और फिजिक्स की जो स्टेटमेंट है वो इंजन पर अप्लाई होती है, मशीन पर अप्लाई होती है। तो कहीं कंफ्यूजन होगा, इस तरह से आप एनालाइज करेंगे तो आपका कंफ्यूजन रिमूव हो जाएगा। जैसे मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, जिनको थोड़ा बहुत फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स का आइडिया है, बट आप केमिस्ट्री में बोलते हैं स्लो प्रोसेस इज आइसोथर्मल। स्लो प्रोसेस इज, देखो इस कमरे में मैंने गिलास में पानी रखा है, बताओ पानी इवेपोरेट कर रहा है फास्ट या स्लो? क्या पानी के इवेपोरेट होने से कमरे के टेंपरेचर में कोई फर्क पड़ता है? सराउंडिंग इतना बड़ा है, अगर हल्का सा एक गिलास पानी इवेपोरेट हो भी गया तो सराउंडिंग के टेंपरेचर पे कहां फर्क पड़ने जा रहा है? तो ये स्टेटमेंट केमिस्ट्री में ठीक है। स्लो प्रोसेसेस, बोला मैंने स्लो प्रोसेस इज आइसोथर्मल, लेकिन मेरा मतलब था स्लो नेचुरल प्रोसेस इज आइसोथर्मल। नेचुरल मैंने बोला नहीं, वो अंडरस्टूड है, क्योंकि मैं अपनी जो थर्मोडायनेमिक्स है नेचर पे अप्लाई कर रहा हूं। अब फिजिक्स के टीचर को आप बोलोगे स्लो प्रोसेस आइसोथर्मल, वो नहीं मानेगा। वो कहेगा पहले मुझे बताओ इंजन की जो वॉल है वो इंसुलेटिंग है या नॉन इंसुलेटिंग है। उसके दिमाग में इंजन आएगा ना, वो कहेगा आप स्लो करो या फास्ट करो। स्लो करो तो वर्क कर रहे हो ना, वर्क करोगे तो टेंपरेचर बढ़ेगा। वो पहले पूछेगा बताओ उसकी वॉल्स कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है। अगर वॉल्स कंडक्टिंग है वो कहेगा चलिए ठीक है, कंडक्टिंग है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, कंडक्ट होती जा रही है। अगर आप कहेंगे नहीं वॉल्स नॉन कंडक्टिंग है, वो कहेगा फिर तो स्लो भी करो तो भी टेंपरेचर चेंज होगा। ठीक है ना। तो कुछ स्टेटमेंट जो हम बोलेंगे वो फिजिक्स की क्लास में नहीं चलेंगी शायद, और जो फिजिक्स की क्लास के टीचर बोलेगा वो केमिस्ट्री में अप्लाई नहीं होगी। फर्क इतना ही होगा परसेप्शन का, कॉन्टेक्स्ट। हमारी स्टेटमेंट सराउंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में होगी और उसकी स्टेटमेंट मशीन के कॉन्टेक्स्ट में होगी। चलिए इतनी सी बात। जैसे मुझे लगता है आप सबको कंफ्यूजन रहता है, वो कन्वेंशन होती है, साइन कन्वेंशन है ना। फिजिक्स में कुछ और लेते हैं और लेते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। बेटा साइंस तो साइंस होती है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी होती है। हाँ बेटा, दो चीजें, एक मशीन और ऊपर सराउंडिंग। फिजिक्स का टीचर मशीन के साथ कन्वेंशन ले रहा है, मैं सराउंडिंग के साथ ले रहा हूं, तो साइन तो अपोजिट नहीं होंगे। बोलो, फिजिक्स का टीचर मशीन के रिस्पेक्ट में कन्वेंशन ले रहा है और मैं तो, साइन तो अपोजिट होंगे। लेकिन आपको सराउंडिंग और मशीन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। आप सोचेंगे केमिस्ट्री का टीचर कुछ और पढ़ाता है, फिजिक्स का टीचर कुछ और पढ़ाता है। ठीक है ना। सो ये बेसिक डिफरेंस है। चलिए बच्चे आगे प्रोसीड करते हैं।
स्टार्ट करते हैं कुछ डेफिनेशंस के साथ। लिखिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम which are directly proportional to the amount quantity of the system। आगे लिखो, intensive property। The properties of a system independent of the quantity but depends upon the nature of the system। बेटा सिस्टम की वो प्रॉपर्टी, बच्चे ध्यान दो, इधर देखो, इधर देखने में समझ आएगा। सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो सिस्टम की क्वांटिटी, अमाउंट। बताओ, मेरे हाथों के बीच में एयर की क्वांटिटी बढ़ी या कम होगी? बोलो। वो प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी बढ़ाने से बढ़ जाए और क्वांटिटी कम करने से कम हो जाए, वो प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी पर, अमाउंट पर डिपेंड करती है। आपने अमाउंट बढ़ाई, क्वांटिटी बढ़ गई, अमाउंट कम की, प्रॉपर्टी कम हो गई। जैसे 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 वेट, बताओ इधर, ये बीच वाला बोर्ड, ये साइड वाला बोर्ड, किसका वेट ज्यादा? वो क्यों? क्वांटिटी ज्यादा ना इसमें, साइज बड़ा ना इसका, अमाउंट ज्यादा ना, तो इसका वेट ज्यादा है। बताओ, वेट अमाउंट पे डिपेंड करता? अब बोलो, है ना? अमाउंट बढ़ेगी तो वेट, है ना? इधर देखो, इतना वाटर, इतना वाटर, इतना और वाटर, अमाउंट बढ़ रही है तो, है ना? पर इधर देखो, इधर इधर इधर। बेटा मैं दोनों को ना हाथ लगा के ना टेम्परेचर देखता हूं, ये तो बिल्कुल सेम है। बताओ, टेम्परेचर अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर इज इंटेंसिव। जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, जो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ठीक है ना? तो वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड करे, क्या बोलते हैं उसको? एक्सटेंसिव। अभी मैंने एक एग्जांपल दी, वेट, मास, वॉल्यूम। बताओ, तीनों समझ आ गए? वेट, मास, वॉल्यूम। अमाउंट बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स, बोलना जरा नंबर ऑफ मोल के बारे में। बोलना, 18 ग्राम, 18 ग्राम वाटर इज 36 ग्राम वाटर इज 54 ग्राम वाटर इज। आप अमाउंट बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ मोल जो है वो भी अमाउंट पे डिपेंड कर रहे हैं। अच्छा इधर देखो, इस यूनिट की भी तो बात करें। बताओ, इस पेन के अंदर एनर्जी है? अच्छा बोलो, पेट्रोल के अंदर एनर्जी है? ओके, बोलो 1 लीटर पेट्रोल में ज्यादा एनर्जी है या 2 लीटर पेट्रोल में? है ना, 2 लीटर पेट्रोल से ज्यादा गाड़ी चलेगी। 1 किलो चारकोल में ज्यादा एनर्जी है या 2 किलो चारकोल में? है ना? तो एनर्जी भी अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी, इस यूनिट के चारों फैक्टर। ये सिंबल पता आपको? एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, बचे सबके सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये सब अमाउंट पे डिपेंड करते हैं। अमाउंट ज्यादा तो इनकी वैल्यू ज्यादा। और अभी मैंने कहा टेम्परेचर। बेटा आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, आपके आसपास अलग अलग साइज की नोटबुक्स होंगी। आपकी नोटबुक शायद बड़ी होगी और साथ में जो स्टूडेंट बैठा है उसकी नोटबुक छोटी होगी। आप दोनों को हाथ लगा के देखिए, टेम्परेचर सेम होगा। देखिए जरा, छोटी बड़ी नोटबुक का साइज, टेम्परेचर। रुको रुको जरा, और बेटा इधर देखो। अच्छा ऐसा करो, कॉपी और डेस्क को हाथ लगा के देखो, सेम है डिफरेंट है ना? नेचर पे डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर नेचर पे डिपेंड कर रहा है। कॉपी और डेस्क, कॉपी और वुड, नेचर बदला तो टेम्परेचर बदल गया। लेकिन 2 कॉपीज को चेक किया, उनका साइज छोटा बड़ा था, तो भी टेम्परेचर में फर्क नहीं है ना? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी। आगे क्या लिखा हुआ अपनी कॉपी? बट डिपेंड्स अपॉन द। अच्छा मेरी तरफ देखिए, बताओ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा कम वाटर हो, ज्यादा वाटर हो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है? अच्छा बताओ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और कैरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट सेम या डिफरेंट? नेचर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना? मैं लिखता हूं टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
and even pressure of a substance. Even pressure is an intensive property. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ, नीचे उसने ना 3-3 के ग्रुप लिखे हुए हैं ऑब्जेक्टिव में। बताओ इनमें से कौन से ग्रुप में सिर्फ एक्सटेंसिव है या सिर्फ इंटेंसिव है? एक्सटेंसिव वो जो अमाउंट पर डिपेंड करे, और एक्सटेंसिव इंटेंसिव वो जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करे, है ना? अच्छा बताना, ये यहां पर लिखा मैंने डेंसिटी। बताएंगे आप वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1 ग्राम पर मिलीलीटर, है ना? कांस्टेंट है। अब थोड़ा वाटर लो, ज्यादा वाटर लो, वही है। अच्छा बताओ, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता? बच्चे बताना, मास क्या है, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव, और वॉल्यूम क्या है? तो याद रखो, एक सबस्टेंस में अगर 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की आप रेशियो निकालें, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आ जाती है। डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव। मास एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव। लिख लो इस बात को। द रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू इट्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर बोलना, ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। और ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्या होता है ये? मोलैरिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों? नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव, वॉल्यूम, है ना? लिखना, प्योर सबस्टेंस की जो मोलैरिटी है, लिख लो, मोलैरिटी ऑफ ए प्योर सबस्टेंस इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लिखे इंटरनल एनर्जी। अगर मैं इसका लिटरल मीनिंग, ये क्या, ये एनर्जी। एनर्जी तो पता हमें, मैं आपसे बात कर रहा हूं, एनर्जी यूज कर रहा हूं। आप मेरी बात सुन रहे हैं, एनर्जी यूज कर रहे हैं। एनर्जी, पंखा चल रहा है, एनर्जी यूज कर रहा है। कौन सी एनर्जी? हाँ, इंटरनल, सिस्टम के अंदर की एनर्जी। जो सिस्टम के अंदर उसकी प्लीज अपनी एनर्जी है, सिस्टम की अपनी एनर्जी, एक्सटर्नल सोर्स की एनर्जी नहीं। इधर इधर देखो बड़ा, अगर ये पेन में आपको खींच के मारूं तो आपको चोट लगेगी, लेकिन आपको जो चोट लगी वो एनर्जी जो है वो मेरी एनर्जी है, पेन की एनर्जी नहीं है। चोट लगने वाली जो एनर्जी है वो मेरी एनर्जी है, जो मैंने इस पेन के थ्रू आप पर इंसिडेंट की, वो इस पेन की एक्सटर्नल एनर्जी है। और आज तक 12th क्लास तक आप हमेशा एक्सटर्नल एनर्जी पढ़ते रहे, इंटरनल एनर्जी आपने पढ़ी नहीं। बताओ आज कौन सी एनर्जी पढ़ रहे हैं? वो एनर्जी जो सिस्टम के अंदर उसकी अपनी एनर्जी होती है। लिखो एक लाइन, इट इज द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम बिकॉज ऑफ इट्स मैटर एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सराउंडिंग्स। मैटर समझ आ जाना चाहिए आपको। एक सिस्टम की एनर्जी उसके मैटर की वजह से, उसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बॉन्ड्स की वजह से। बताओ मेरी तरफ देखकर, क्या इस पेन में एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, बॉन्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं? तो इसके अंदर वो एनर्जी जो इन सारी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से है, एटम्स, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बॉन्ड एटसेट्रा, वो इसकी इंटरनल एनर्जी है। इधर देखो, मैं अपनी इंटरनल एनर्जी की वजह से आपके साथ बात कर रहा हूं। मेरी बॉडी में ग्लूकोज स्टोर्ड है, वो मेरी बॉडी का हिस्सा ना, वो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूं और जैसे जैसे बात कर रहा हूं मेरे अंदर का ग्लूकोज कम हो रहा है। तो दिस इज माई इंटरनल एनर्जी। वो एनर्जी जो एक सिस्टम के अंदर बच्चे उसके मैटर की वजह से है, एटम्स की वजह से है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की वजह से है, दैट इज सेड टू बी इंटरनल। बेटा बताओ, ये या मैं पहले ये लेता हूं पेन। आपने बताना इस पेन में अब ये मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी है। फार्मूला बोलो, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर। मास भी है, वेलोसिटी भी है ना? अब देखना, अब मैंने इसमें रेस्ट में रख दिया। अब बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी? जोर से बोलो। ओके, आपने गलत तो नहीं बोला, लेकिन आपने सही भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि इसकी एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी 0 है। बताओ इसके अंदर एटम है, रेस्ट में है या मोशन में? मोशन में है तो अंदर है ना काइनेटिक एनर्जी, तो आपने 0 कैसे बोल दिया? बोलो इसकी कौन सी काइनेटिक एनर्जी 0 है? आज हम एक्सटर्नल एनर्जी की बात नहीं कर रहे। ये पेन रेस्ट में है तो भी इसके अंदर इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है। बताओ अब बताओ, जब इसमें एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी है, क्या इंटरनल काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क पड़ा?
घुमाने से एटम की वाइब्रेशन पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो क्या आपको समझ आ रहा, बाहर वाली एनर्जी, बाहर वाली जो सराउंडिंग है उससे इंटरनल एनर्जी पर कोई फर्क है ना। वो एनर्जी जो पेन के अंदर इसके एटम्स की वजह से, बताओ इसके इलेक्ट्रॉन है रेस्ट में या मोशन में, तो है ना अंदर काइनेटिक एनर्जी। अच्छा एक और होती है पोटेंशियल एनर्जी, mgh, है ना, अर्थ के सेंटर से बताओ पेन की हाइट, सेंटर से हाइट बोलो बढ़ रही है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, अब बेटा मैं इसको ले जाता हूं अर्थ के सेंटर पर, हाइट कितनी होगी बोलो, अर्थ के सेंटर पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। लेकिन फिर आपने वही बात की, एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। देखो बताओ इसके अंदर दोबारा इलेक्ट्रॉन्स है, कौन सा चार्ज, प्रोटॉन्स है, कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में अट्रैक्शन है, पोटेंशियल एनर्जी है। अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, बोलो बताओ एटम्स के बीच में बॉन्ड है, पोटेंशियल एनर्जी, बॉन्ड इज प्राइमरीली पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी जो उसके अंदर की एनर्जी है, ऊपर नीचे करने से अंदर वाली एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज हम उस एनर्जी की बात कर रहे हैं। हाँ बोर्ड पर देखना, लिखना नहीं अभी, एनर्जी ई इस पेन की एनर्जी बिकॉज ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, इसके एटम में जो मोशन है, एनर्जी बिकॉज ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, एनर्जी बिकॉज ऑफ रोटेटरी मोशन। बच्चे अगर आप एक गैस मॉलिक्यूल की बात करें ना, गैस मॉलिक्यूल, उसमें ट्रांसलेशन भी होता है, वाइब्रेशन भी होता है, रोटेशन भी होता है। एनर्जी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी बिकॉज ऑफ बॉन्ड, एनर्जी बिकॉज ऑफ मास, एनर्जी बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस, और भी पता नहीं कितने फैक्टर हो सकते हैं जिनकी मुझे नॉलेज ही नहीं है शायद। इन सबको जोड़ दें, दैट गिव्स यू इंटरनल एनर्जी। एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड इंटरनल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। सुनो ये पेन, छोटा सा पेन, अगर बच्चे ये पेन 100% एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो एक छोटा मोटा सिटी खत्म हो जाए, इसमें इतनी एनर्जी। बेटा जब एटम बॉम्ब काम करता है ना, 0.1%, 1 नहीं 0.1% मास से डिसअपेयर होता है, और कितना डिस्ट्रक्शन होता है। और अगर ये पेन 100% डिसअपेयर हो जाए, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, एज पर फार्मूला E इज इक्वल टू mc², इतनी एनर्जी लिबरेट होगी कि एक छोटा मोटा सिटी खत्म हो जाएगा। इस पेन के अंदर इतनी एनर्जी है, ठीक है ना। और वो एनर्जी किसकी वजह से बोलो, इधर देखना, इधर 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 ध्यान से एयर मॉलिक्यूल ले रहा हूं, बताओ ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन O बॉन्ड, बताओ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रेस्ट में या मोशन में, बताओ ये कौन सा मोशन, ट्रांसलेटली, लीनियर, कौन सा बोलो, ट्रांसलेटली, है ना। ये देखना, ये इसे वाइब्रेशन बोलते हैं। बच्चे ये वाइब्रेशन नहीं है, ये ट्रांसलेटरी मोशन है अलोंग वाई एक्सिस। ये वाइब्रेशन होता है बॉन्ड लेंथ का इंक्रीज डिक्रीज करना। वाइब्रेशन क्या होता है, बॉन्ड लेंथ का इंक्रीज डिक्रीज करना। और बच्चे अगर ये मॉलिक्यूल, अब बताना ऑक्सीजन, बोलो कौन सा मोशन, अब बताना कौन सा मोशन, दोनों है, बोलो आगे भी जा रहा है, और ऑक्सीजन में ट्रांसलेटरी भी, और अब बच्चे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐसे से रोटेट भी तो कर रहा होगा, है ना, देखना ऐसे से आगे भी जा रहा है और साथ में रोटेट भी करता जा रहा है। अब कितने मोशन हो गए, तीनों की वजह से एनर्जी, ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी। बड़ा हीलियम में वाइब्रेटरी एनर्जी 0 है, बताओ क्यों, बॉन्ड ही नहीं है तो वाइब्रेशन कहां हुई उसमें, वाइब्रेशन क्या समझ आया ना आपको, ठीक है ना। वो एनर्जी जो ट्रांसलेशन की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से, या इलेक्ट्रॉन की वजह से, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में प्राइमरीली पोटेंशियल एनर्जी, बॉन्ड्स की वजह से, बड़े सारे बॉन्ड होते हैं, मास की वजह से, न्यूक्लियस की वजह से, एंड सो ऑन, पता नहीं कितने कॉम्प्लेक्स फैक्टर होंगे। तो हर सिस्टम के अंदर ढेर सारी एनर्जी होती है, जो उसकी अपनी एनर्जी होती है, जो एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड। मेरी तरफ देखो, मैंने क्या कहा, थर्मोडायनेमिक्स हमें कहां यूज करना है, एयर में। बोलो एयर का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है या वेरी होता है, एयर का टेम्परेचर कांस्टेंट लेते हैं ना हम, 25 डिग्री सेल्सियस एवरेज, ठीक है ना। तो मेरी स्टेटमेंट जो भी होगी ना, वो एयर के एस्पेक्ट में होगी जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। मैं ऐसे बोल देता हूं, ऑल द नेचुरल प्रोसेस आर आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक, आर आइसोथर्मल एंड
तो याद रखना हमारी स्टेटमेंट जो होंगी वो आइसोथर्मल और आइसोबारिक प्रोसेस को दिमाग में रखने होंगे। बोलो एयर का टेम्परेचर, बच्चे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। अगर मैं इस पेन को गर्म करूं तो अंदर के एटम्स की वाइब्रेशन, तो इसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। एनर्जी सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंड करती है, कौन सा? और क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर हम कांस्टेंट मान के चलते हैं तो हम कहेंगे एक सबस्टेंस की एनर्जी कांस्टेंट है। इस पेन को आप जहां मर्जी ले जाओ, ठीक है ना, जम्मू में रखो, माउंट एवरेस्ट पे रखो, सी लेवल पे रखो, इसकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट ली जाएगी क्योंकि हमने टेम्परेचर कांस्टेंट मान लिया। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मैटर इज कांस्टेंट एवरीवेयर। व्हाई? बिकॉज वी कंसिडर टेम्परेचर टू बी कांस्टेंट। अदरवाइज इंटरनल एनर्जी एक फैक्टर पर डिपेंड करती है, दैट इज अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी। फिर बताओ दोबारा सोच के, क्या इस पेन में एनर्जी है? और जोर से बोलो। चलो एक्सपेरिमेंट करके बताओ। एक्सपेरिमेंट करना और मुझे प्रूव करना एक्सपेरिमेंट से पेन में एनर्जी है। मारने से जो एनर्जी आएगी वो उसके अंदर की एनर्जी नहीं है। हम कैसे बता सकते हैं इस पेन में एनर्जी? एक्सपेरिमेंट करके इसको जलाएं। कितनी सिंपल सी बात है। क्या करें इसको? जब ये बर्न करता है क्या लिबरेट करता है? कहां से आती है वो एनर्जी? उसके अंदर की एनर्जी है ना जो बाहर आ रही है हीट और लाइट की फॉर्म में। बोलो, सोचो सोचो मेरी तरफ देखकर। इस पेन को बर्न कर रहे हैं तो ये हो सकता है आधा एक घंटा जलता रहे। कितनी एनर्जी आ रही है ना, ढेर सारी। इधर देखो, लेकिन आप जानते हो मैटर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, इसके एटम किसी और फॉर्म में चले गए। सोचो एटम मैटर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ फिर भी कितनी एनर्जी निकली, और अगर मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए तो कितनी एनर्जी निकलेगी आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो मैटर के अंदर एनर्जी है, वो एनर्जी जो मैटर के अंदर उसकी अपनी एनर्जी है, उसके मैटर एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वजह से, दैट इज इंटरनल एनर्जी। लिखो आगे एक लाइन। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सराउंडिंग, हाउएवर इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। सिंस all natural processes are isothermal and isobaric, that's why internal energy of a system remains constant everywhere. However, absolute internal energy of a system cannot be calculated. बड़ा इस लाइन का मतलब समझना आपने। क्या होता है इंटरनल एनर्जी? मेरी तरफ देखो, मैंने आपको समझा तो दिया। अगर आप मुझसे बोले सर बताओ पेन में टोटल एनर्जी कितनी है, तो मैं नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता, साइंटिस्ट भी नहीं कैलकुलेट कर सकता। क्यों? देखो बेटा, इसकी इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से सबसे पहले मुझे काउंट करना होगा इसमें कितने एटम है। उसके बाद हर एटम की ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी, रोटेटरी, इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड, ये एनर्जीज निकालनी है। क्या आपको समझ आया? ये इंपॉसिबल जॉब है। सबसे पहले इसमें कितने एटम है यही काउंट करना बड़ा मुश्किल है, और उसके बाद हर एटम की ये सारी एनर्जीज निकालनी है। तो अब किसी भी सिस्टम की एब्सोल्यूट टोटल एनर्जी हम नहीं निकाल सकते। बेटा एक फार्मूला फिजिक्स में आप ड्राइव करते हैं फॉर मोनो एटॉमिक गैस ओनली, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए मोनो एटॉमिक गैस। ये लिख सकते हैं आप साइड पे, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए मोनो एटॉमिक गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन एटसेट्रा, दैट इज 3/2 RT। दिस फॉर 1 मोल। अगर n मोल होंगे तो आप लिख सकते हैं 3/2 nRT। आगे लिख लीजिए फॉर 1 मोल। ये जो मैंने फार्मूला लिखा, दिस इज फॉर 1 मोल एंड दिस इज ओनली फॉर मोनो एटॉमिक गैस, डाई या ट्राई पर नहीं, सिर्फ मोनो एटॉमिक गैस के लिए। तो याद रखना इंटरनल एनर्जी हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसे आप लिखते हैं डेल्टा ई। नाम से समझ आ रहा है, किसी प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई, चेंज इन, है ना। इधर देखो, ए गिव्स बी, ए की एनर्जी ई ए, बी की एनर्जी ई बी, तो कितनी चेंज हुई फिर अब? ई बी माइनस, दिस इज कॉल्ड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। लिखो एक लाइन, इट इज द एनर्जी चेंज accompanying a प्रोसेस। मेरी तरफ देखो, मैंने आइस को मेल्ट किया, हीट एब्जॉर्ब हुई, कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई उसे मैं बोलूंगा एनर्जी, इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आइस को मेल्ट करने में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई ना, जो एब्जॉर्ब हुई उसे बोलूंगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। एक प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस में जितनी एनर्जी लिबरेट या एब्जॉर्ब हुई, चलिए बोर्ड पर देखना दोबारा,
ए गिव्स, बोलो, मान लेते हैं ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। बच्चे एक्सो भी हो सकता है, एंडो भी हो सकता है। ए गिव्स बी प्लस ये हीट लिबरेट हो गई, लिबरेट हो गई। मैं यहां पे लिख रहा हूं ई ए इज इक्वल टू ई बी प्लस क्यू। बताओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ठीक है? रिएक्शन से पहले की एनर्जी बोल दो, बाद की एनर्जी बोल दो, ई बी प्लस क्यू। अब आ जाएगा ई बी माइनस ई ए इज इक्वल टू माइनस क्यू। माइनस क्यू समझ आ गया? याद रखना एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा ई की वैल्यू नेगेटिव आती है या पॉजिटिव? बताओ ई बी माइनस ई ए क्या होता है? तो यहां माइनस क्यू लिख देता हूं, रुको अभी जरा, फिर एक बार बोल दो क्यू क्या है? हीट। दोबारा बोलो क्यू क्या है? और हीट को मेजर करना हमने फिजिक्स में सीखा हुआ। फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाता हम हीट कैसे मेजर करते हैं। वी नो हाउ टू मेजर हीट। मुझे लगता है शायद एक्सपेरिमेंट है, जूल थॉमस एक्सपेरिमेंट। जब मैंने रिएक्शन की, कंबस्शन की, बोलो क्या लिबरेट हुआ? मैं क्या करूंगा, इस रिएक्शन को करूंगा एक बंद कंटेनर में। बच्चे ध्यान दो, बोलो बंद कंटेनर में क्या लिबरेट होगा? वो हीट मैं दे दूंगा वाटर को। किसको सप्लाई करूंगा? बताओ वाटर का टेंपरेचर राइज हो जाएगा। कितना टेंपरेचर राइज हुआ मैं नोट कर लूंगा, है ना? और वाटर ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की, उसका फॉर्मूला m इंटू एस इंटू थीटा। शायद याद है आपको या नहीं? ये तो बड़ा सिंपल यूज करते रहे हम। वाटर ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड राइज इन टेंपरेचर। एक बार दोबारा, ये प्रोसेस मैंने किया एक बंद कंटेनर में। उस बंद कंटेनर को हम बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। क्या बोलते हैं? क्या लिबरेट हुआ बोलो? ये हीट मैंने किसको सप्लाई कर दी? वाटर का टेंपरेचर। उसके बाद ये फार्मूला m क्या? बताओ वाटर का मैं मास निकाल लेता हूं। वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 होती है, 1 कैलोरीज पर ग्राम। कितनी होती है? या 4.2 जूल पर ग्राम। कैलोरी याद रखते हैं, बड़ी आसान है। और थीटा क्या? इससे मुझे पता चल गया वाटर ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की थी। अब बोलो, बताओ जितनी हीट वाटर ने एब्जॉर्ब की उतनी हीट इस प्रोसेस में, और वो मैंने कैलकुलेट कर ली। वो किसके बराबर है? प्लीज बच्चे, ई नहीं निकाल सकता मैं, डेल्टा ई निकाल सकता हूं। समझ पाए कुछ या नहीं? व्हाट इज ई? एब्सोल्यूट इंटरवल। वो नहीं निकाल सकता मैं। ए के अंदर, पेन के अंदर टोटल एनर्जी कितनी है नहीं निकाल सकता, लेकिन जब मैं इस पेन को बर्न करूं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बने, उस समय कितनी हीट लिबरेट या एब्जॉर्ब हुई वो मैं निकाल सकता हूं। और उसको निकालने वाला जो कंटेनर है उसे बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। लिख लो इस बात को। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ क्लोज्ड बॉम्ब कैलोरीमीटर। बच्चे, बॉम्ब कैलोरीमीटर कॉपर का बना हुआ एक बीकर सा होता है, उससे हम हीट मेजर करते हैं, इसलिए नाम है कैलोरीमीटर। कैलोरी मेजर करने वाला कैलोरीमीटर। स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट में एक आध बार ये ना एक्सप्लोड कर गया था हाई प्रेशर की वजह से, तो नाम रख दिया गया बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर। इधर देखो, इसके ऊपर ढक्कन होता है, ये बंद होता है। हम चाहे तो ढक्कन हटा भी सकते हैं, लेकिन ओरिजिनली इस पे ढक्कन होता है, ये बंद होता है। बेटा अगर ये ऊपर से बंद है तो आप डेल्टा ई मेजर करते हैं, और अगर आप इसको खोल दें, ओपन कर दें, तो आप डेल्टा एच मेजर करते हैं। ऐसा क्यों है ये आगे चल के थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। अभी आप याद रखो, बोलो मेरी तरफ देखकर, क्लोज्ड बॉम्ब कैलोरीमीटर से। अच्छा, अगर लिखा बॉम्ब कैलोरीमीटर से तो भी डेल्टा ई, क्योंकि बेसिकली होता ही क्लोज है। अगर क्लोज नहीं लिखा ना, सिर्फ बॉम्ब कैलोरीमीटर लिखा तो, है ना, क्लोज बॉम्ब कैलोरीमीटर से और ओपन से लिख लो ब्रैकेट में, ब्रैकेट डाल के, विद ओपन बॉम्ब कैलोरीमीटर डेल्टा एच इज मेजर्ड। थर्मोडायनेमिक वर्क। वैसे तो वर्क ही होता है, लेकिन पूरा नाम थर्मोडायनेमिक वर्क। वर्क ही लिखा मैंने डब्ल्यू। क्या बोलते हैं आप फिजिक्स में जब डिस्प्लेसमेंट होता है, जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है अगेंस्ट सम फोर्स, है ना, वर्क। हाँ, बोर्ड पर देखिए बेटा, ये जो वर्क है ना, बेसिकली दो तरह का होता है टोटल वर्क। वन इज कॉल्ड वर्क एक्सपेंशन, सेकेंड इज कॉल्ड वर्क नॉन एक्सपेंशन। आप भी लिख सकते हैं।
Normally work is of two types. It can be work expansion and work non expansion. नाम से कुछ समझ आ रहा है? एक वो वर्क जिसमें एक्सपेंशन हुई और एक वो वर्क जिसमें एक्सपेंशन नहीं हुई। बेटा यहां एक्सपेंशन का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम। एक्सपेंशन मींस चेंज इन वॉल्यूम। याद रखना बच्चे, एक्सपेंशन का मतलब इंक्रीज इन वॉल्यूम नहीं। एक्सपेंशन में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों आने चाहिए। एक्सपेंशन मींस चेंज इन वॉल्यूम। वो वर्क जिसमें वॉल्यूम चेंज हुआ और वो वर्क जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। बड़ा हमें बेसिकली ये वाला वर्क पढ़ना है। तो चलिए मैं हल्का सा आइडिया इसका देकर टॉपिक क्लोज करूंगा। वर्क नॉन एक्सपेंशन, आप भी लिखिए। इसका एक और नाम है वर्क इलेक्ट्रिकल। It is the work done in an electrical circuit, comma, in the movement of ions, comma, in the formation or breakage of a bond, and during the flow of current. मैं ना एक वायर बना रहा हूं, वायर। मैंने वायर ना थोड़ा मैग्नीफाई कर दी। बच्चे वायर मेटल की बनी होती है और मेटल के अंदर मेटेलिक बॉन्ड होता है। ये इसके पॉजिटिव कर्नल्स बोलते हैं इनको। एटम्स के समझ लीजिए कोर, और ये इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज समहाउ द स्ट्रक्चर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। मेटल्स में क्या होता है? बोलो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 28। बाहर कितना इलेक्ट्रॉन? अगर मैं हटा दूं पीछे रह जाएगा ना सोडियम पॉजिटिव आयन। इसे बोलते हैं कोर या बोलते हैं कर्नल। और बताओ कोर या कर्नल पे कौन सा चार्ज होता है? तो ये आगे कोर या कर्नल, कौन सा चार्ज बोलो? और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है फ्री, ये सारे फ्री स्टेट पे। बड़ा अगर मैं इसके आगे पीछे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूं तो क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चे, ये एक डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाते हैं उसे आप करंट बोलते हैं। करंट इज द डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज, है ना? बताओ इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है और कर्नल पे? जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो कर्नल क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। बोलो, जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो कर्नल क्या करेंगे? उनको, उनके मोशन को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे? उन पर रेजिस्टेंस सफर करेंगे, है ना? और रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड वर्क इलेक्ट्रिकल। बड़ा फिजिक्स में पढ़ा आपने, जब करंट चलती है कुछ वर्क करना पड़ता है। वो वर्क जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में करना पड़ता है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस के बीच में करना पड़ता है। बेटा जब एक बॉन्ड, अगर आप बताएं बॉन्ड को तोड़े कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, वर्क करना पड़ेगा, है ना? जब एक बॉन्ड बनेगा कुछ एनर्जी रिलीज होगी। बॉन्ड के बनने में, बॉन्ड के टूटने में, आयंस के मूव करने में, करंट के चलने में जो वर्क होता है, क्या बोलते हैं उसको? वर्क। इसमें कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होता, एक्सपेंशन कंट्रैक्शन नहीं होती। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसका फार्मूला NFE सेल, लिखना नहीं है, याद है ना? ये इलेक्ट्रिकल वर्क है, लेकिन इसको हमारे लिए ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज रहेगा। वो वर्क जिसमें एक्सपेंशन नहीं होती, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, फिर भी वर्क होता है, और वो वर्क होता है आयंस की वजह से, बॉन्ड्स के बनने टूटने में। दैट इज कॉल्ड वर्क इलेक्ट्रिक। और नंबर 1 बोलो क्या? अगर वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज हो। देखो ये कंटेनर है, ये पिस्टन है, अंदर कोई गैस है। अगर मैं पिस्टन कंप्रेस कर दूं, कंप्रेस करने के लिए बोलो मुझे कोई फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी और कोई डिस्टेंस ट्रेवल होगा। अब ये जो वर्क होगा इसे बोलते हैं वर्क एक्सपेंशन। बोलो वर्क। इधर देखना, ये पिस्टन, ये भी वर्क एक्सपेंशन, ये भी वर्क एक्सपेंशन। थर्मोडायनेमिक्स में यहां एक्सपेंशन का मतलब इंक्रीज नहीं, इंक्रीज डिक्रीज दोनों, ठीक है ना? वर्क एक्सपेंशन दो तरह का हो गया, वर्क ऑन द सिस्टम, वर्क, ठीक है ना? वर्क एक्सपेंशन वो वर्क जिसमें वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होता है, एंड दैट वर्क इज इंपॉर्टेंट इन थर्मोडायनेमिक्स। स्टीम इंजन के अंदर वही वर्क होता है ना, स्टीम बनता है, स्टीम की ताकत से पिस्टन मूव करता है। तो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क एक्सपेंशन जो है दैट इज इंपॉर्टेंट।